डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो टेंस पार्ट का वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ और वो दोनों वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, अगर आप वाकई में टेंस को, ग्रामर को मजबूत करना चाहते हैं। ओके एवरीवन, तभी जाकर के ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल प्रूफ होगी। साथ में एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। कहाँ पे आपको दिक्कत आई या सेशन कैसा लगा, क्योंकि इसी के माध्यम से बेटा हम और आप जुड़ पाते हैं। और जब तक मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा तो मैं आपके हिसाब से वीडियोस, आपके हिसाब से कंटेंट बना भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपको किस लेवल से वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत है, कहाँ पे आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आप अपने कमेंट्स को, अपने सुझाव को, अपने एडवाइस को, फीडबैक को जरूर शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सारे वीडियोस आप लोग अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी कुछ सीख पाए। ओके एवरीवन, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के पूरा डिटेल, बेसिक डिटेल मैं चर्चा कर चुका हूं पहले ही। पार्ट 2 में मैंने बात किया प्रेजेंट टेंस के इंटायर टॉपिक्स के बारे में, और आज स्टूडेंट्स इस टॉपिक में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं आपका पास्ट टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से। मैंने पास्ट टेंस के सारे काइंड्स आपको पहले समझाए हुए हैं पार्ट 1 में कि देयर आर 4 काइंड्स: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दीज आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं, जिनमें कि इस वीडियो में मैं इन चारों प्रकार के बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे आपके इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला आपका पार्ट यही है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ये जानना चाहिए, देखिए जो पुराना आपका तरीका था शायद पढ़ने का, तापता था, ती थी, ते थे, ऐसे करके बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करती थी। बट बेटा मैं बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। आपको आपके इस टॉपिक को थोड़ा सा आसान बना देंगे, बट आपकी सारे प्रॉब्लम्स, आपके सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं खत्म होगा। अगर वाकई में आपको टेंस को अच्छे से पढ़ना है, तो जिस हिसाब से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस हिसाब से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपने अंदर बहुत अच्छा चेंज पाएंगे। पहले आपको जानना है कि वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स जब कभी भी हम पास्ट इंडेफिनिट यानी हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो इंडेफिनिट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स हम किसी की शेड्यूल बताने के लिए करते हैं या फिर किसी की हैबिट बताने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने प्रेजेंट में बताया था कि वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया, मैंने किसी का रूटीन बताया। तो किसी का शेड्यूल या किसी का रूटीन बताने के लिए आप इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्लस आपको और क्या मालूम होना चाहिए, इंडेफिनिट का और यूज कहां पे होता है, किसी की हैबिट, किसी की आदत बताने के लिए। कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, उसे कॉफी पसंद है, यानी कि उसे कॉफी पीना पसंद है। तो मैंने वहां पे सेंटेंस क्या बोला था, ही लाइक्स कॉफी। अब यानी कि यहां पे वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो आपको क्या क्या बात रखनी, याद रखनी है, किसी का रूटीन बताना हो, किसी का शेड्यूल बताना हो, या फिर किसी की हैबिट, आदत बतानी हो, तो आपको इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। बट चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको यहां से एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो शेड्यूल बीते हुए समय का हो। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में उस कार्य का प्रभाव ना हो, तभी आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स को अप्लाई करेंगे। किसी की वो आदत जो वर्तमान में ना हो, वो पुराने समय में रही हो, वर्तमान में ना हो, तो वहां पर भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। और हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का नियम थोड़ा सा अलग है। पास्ट इंडेफिनिट का बेटा एक जगह और भी यूज होता है। अगर कोई काम आपने कंप्लीटली फिनिश कर लिया है, या जिस सब्जेक्ट के बारे में या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने किसी काम को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है और अब उसका प्रभाव वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है, तब भी आप किसका रूल अप्लाई करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का।
यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, शायद जो पास्ट टेंस या थोड़ा सा टेंस के बारे में जानकारी रखते होंगे कि सर जब कोई काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो तब तो हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं, आप परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये कि आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है, कहीं पे कुछ डाउट है, वो भाई अभी मैं शॉर्ट आउट करूंगा जब मैं पहुंचूंगा पास्ट परफेक्ट में तब। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर कोई काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका है और उसका प्रभाव वर्तमान में प्रेजेंट में नहीं है तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। क्या यहाँ पे हम रूल्स की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे मैं आपके लेवल को एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। बस पेशेंस के साथ वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। तब सबसे पहले अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिल जाए स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो कि साधारण वाक्य हो, सिंपल सेंटेंस हो, तब उसको कैसे आप बोलेंगे। ऐसे वाक्यों के स्टूडेंट्स बोलने के लिए सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे पार्ट 2 को देखने के बाद उनको अब आइडिया लग चुका होगा, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस को जिन्होंने नहीं देखा होगा, थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो पास्ट टेंस में या सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है या फिर आप जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो किसी की रूटीन, किसी का शेड्यूल, किसी की आदत बताने के लिए जिसकी आदत बता रहे हो, जिसके बारे में बता रहे हो, सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम लेते हैं या फिर उसके लिए जो भी प्रोनाउन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब ये हो जाए तब इसके बाद आप ये देखेंगे ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सा कार्य कर रहा है, किस काम के बारे में आप चर्चा करें, उसकी कौन सी आदत है जिसकी आप चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान देना है कि वो जो आपने कार्य लिखा है उस कार्य का जो फॉर्म आप यूज करेंगे वो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से हैं मैं उनको बता दूं कि मैक्सिमम ऑफ टाइम जो 90% जो वर्ब होते हैं उनमें ईडी ऐड करने पे आपका सेकंड फॉर्म बन जाता है। यानी कि अगर कहीं पे आपको सेकंड फॉर्म ना रहा हो तो आप सिंपली उस वर्ब के रूट वर्ड में आपको क्या जोड़ देना है, ईडी ऐड कर देना है, आपका सेकंड फॉर्म बन जाएगा। फिर आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो ऑब्जेक्ट आप पता करने के लिए आप वर्ब से, कार से पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है, या इंग्लिश में कहें तो आप व्हाट का प्रश्न करेंगे, तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब जब आपको ऑब्जेक्ट मिल गया है तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में कुछ और शब्द अभी रह गए हैं तो उनको आप किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो उसमें आप लिखेंगे एमपीटी ऑर्डर में। पुराने बच्चे समझ गए होंगे एमपीटी क्या होता है, बाकी नए बच्चों के लिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। एमपीटी का मतलब होता है पहले आप मैनर रखते हैं, फिर प्लेस रखते हैं, फिर टाइम रखते हैं। और ध्यान दें कि मैनर में आपको 3 बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले आप प्रश्न करते हैं किसको या किसे। अगर इसके प्रश्न पे आपको कोई उत्तर मिलता है आपके वाक्य के अनुसार तब आप उसको इंग्लिश में लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप प्रश्न करते हैं कैसे का, यानी कि हाउ का, कि कोई भी काम कैसे हो रहा है। अब अगर इसके रिस्पॉन्स में आपको कोई उत्तर मिल गया तो बेहतर, नहीं तो आप समझ जाइएगा कि कैसे के रिस्पॉन्स में जो भी शब्द आना चाहिए था वो उस वाक्य में नहीं। और फिर आप अंत में क्वेश्चन पूछते हैं क्यों का। सॉरी, अब आप जब क्यों का प्रश्न करेंगे तो अब अगर आपको कोई आंसर मिल गया, उसमें कोई कारण दिया गया है तो आप उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब ये तीनों आपको क्या कहलाते हैं, मैनर कहलाते हैं, और इन तीनों को आपको पार्टिकुलर इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। अब जब आप मैनर पता कर चुके होंगे तो अब आप पता करेंगे प्लेस, क्या आपके वाक्य में प्लेस इस्तेमाल हुआ है। और प्लेस को पता करने के लिए आप किसका प्रश्न करेंगे, सिंपली कहाँ का, यानी कि वेयर का प्रश्न करेंगे। किसका प्रश्न करेंगे आप लोग, वेयर का प्रश्न करेंगे। अब अगर जगह है तो वहां पे आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। एक बात यहां विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपके वाक्य में एक से ज्यादा जगह का इस्तेमाल हुआ है तो वहां पे आप सारे प्लेसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी जगह, फिर उससे बड़ी जगह, फिर सबसे बड़ी जगह। ये आपका शेड्यूल होगा। ओके, और बिल्कुल एंड में स्टूडेंट्स आपको क्या लिखना होता है, टाइम। टाइम के लिए आप पूछेंगे कब, यानी कि कब कोई भी काम हुआ है। अगर आपको कब का उत्तर मिल रहा है, व्हेन का आंसर मिल रहा है, तो आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। कभी कभी आपको फ्रॉम व्हेन, कब से कभी
प्रश्न करना होता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ। तो ये पूरा फॉर्मेट होगा। आप मेरी बातों को आई होप अगर ध्यान से सुने होंगे। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार का वाक्य आपको मिल जाए जिसमें आप किसी के शेड्यूल, किसी के रूटीन की बात कर रहे हैं, या फिर किसी की हैबिट, किसी की आदत की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई काम जो परफेक्टली पूरा हो चुका है और प्रेजेंट टाइम में उसका प्रभाव नहीं है, तब इस प्रकार के वाक्यों को आप इजीली ट्रांसलेट कर पाए। चलिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे लेते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पिताजी सुबह अखबार पढ़ते थे। अब देखिए अखबार पढ़ते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में अब नहीं पढ़ते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका ये रूटीन, इनका ये शेड्यूल बीते हुए समय में था, परंतु वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में वो ये काम को नहीं कर। यानी कि जब आपको ऐसा काम बताना हो जो बिल्कुल पास्ट में हो, प्रेजेंट में ना हो, तब आप इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। तो कौन सुबह अखबार पढ़ते हैं? आंसर आएगा मेरे पिताजी, मेरे फादर। तो हु का प्रश्न करने पे आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिख दिया? माय फादर को मैंने ट्रांसलेट करके लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि ये जो आपको सब्जेक्ट मिले ये काम कौन सा कर रहे हैं। अभी मेरे वाक्य के अनुसार मैंने अपने पिताजी के अखबार के पढ़ने की बात की है, रीड करने की बात की है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? रीड लिख दिया। ओके, और अब फिर मुझे क्या करना है? अब सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। सेकंड फॉर्म ये बताता है कि भी कोई भी काम का प्रभाव वर्तमान में नहीं है। अगर आप फर्स्ट फॉर्म का यहां पे इस्तेमाल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये हो जाएगा कि उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में है। जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखी होगी उन्हें ये बात अच्छे तरीके से मालूम होगी। तो यहां पे आप कौन से फॉर्म का यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही वो फॉर्म है जो ये बताता है कि उस कार्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में वो नहीं होगा। अब अगर रीड की बेटा बात करें तो रीड का सेकंड फॉर्म होता है रीड ही, यानी कि स्पेलिंग आपका सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। रीड का सेकंड फॉर्म में स्पेलिंग यही होगी, पर जब आप उसको बोलेंगे तो जो रेड कलर वाली जो स्पेलिंग होती है उसको बोलते हैं रेड। तो माय फादर रेड, ये चीज आप याद कर लीजिए कि रीड के सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म की तरीके ही होती है, परंतु प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, उसे बोलते हैं रेड। तो मेरे पिताजी ने क्या किया? रेड न्यूज़पेपर, वो हमने काम लिख दिया। अब काम के बाद आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? व्हाट का प्रश्न करने पे। किससे? वर्ब से करेंगे। तो क्या पढ़ते हैं? आंसर मिलेगा न्यूज़पेपर। तो मैंने देखा न्यूज़पेपर को यहां पे ट्रांसलेट। तो अब मेरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड फॉर्म ने यह बता दिया कि काम का प्रभाव वर्तमान में नहीं है। अब देखिए मैनर, प्लेस, टाइम को हमें ट्रांसलेट करना है, बट यहां पे चूंकि मैंने केवल समय की चर्चा की है, तो कब पढ़ते हैं? सुबह पढ़ते हैं, इन द मॉर्निंग। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पेशेंस के साथ बस आप सारी वीडियो को देखिए, एंड तक वीडियो को देखिए, आपको फिर लगेगा नहीं अब मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जैसे मैं सिखा रहा हूं ऐसे समझिए, तब जाकर के आपके अंदर बेहतर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। फिर देखिए, अगर मैं किसी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो जरूरतमंदों की मदद करते थे, करते थे का मतलब क्या हुआ? अब नहीं करते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ? कौन करते थे? मैंने कहा वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब मैंने ये लगा दिया। इसके बाद अब मैं क्या लगाऊंगा? वर्ब। वर्ब क्या है? हेल्प। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया? हेल्प लगा दिया। अब लेकिन हेल्प लगाना, यहां पे काम पूरा नहीं होगा हेल्प लगाने से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पास्ट टेंस, बीते हुए समय की। अगर आपने हेल्प का सेकंड फॉर्म नहीं लगाया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस कार्य का प्रभाव वर्तमान में है और ये काम अभी वर्तमान में भी चल रहा है, पास्ट में इसका प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या कर दिया? ईडी जोड़ दिया, हेल्प्ड। इससे क्या बात क्लियर हो गई कि इस बात का प्रभाव वर्तमान में नहीं है। सो दे हेल्प। अब किसकी मदद करते हैं? तो क्या मदद करते हैं ये नहीं दिया गया है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में नहीं है। अब सीधा है कि मैनर, प्लेस, टाइम में, तो किसकी या किसको? तो किसकी मदद करते हैं? नीडी लोगों की। तो फिर मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया, यू ऑल द नीड। ओके एवरीवन। अब देखिए यहाँ पे थर्ड सेंटेंस मैंने लिया है, अगर उन्हें कॉफी पसंद थी, मैं क्या बोलूं? वो कॉफी पसंद करता था, यानी उसे कॉफी पसंद थी, परंतु अब नहीं पसंद है, मुझे ये बोलना है। अब मैं कैसे बोलूंगा? जिसकी बात कर रहा हूं मैंने उसको लिख लिया, मैं उसकी बात कर रहा था मैंने ही बोल दिया उसके लिए। यहां पे आप किसी जिसकी भी बात करेंगे उसका नाम ले लेंगे ही। अब पसंद करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लव, मैंने लव लगा दिया, या आप लाइक भी लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करूंगा।
क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि मुझे ये बताना है कि वो बीते हुए समय में कॉफी पीता था परंतु अब कॉफी नहीं पीता है। अगर मैंने ही लव कॉफी बोल दिया तो थोड़ा सा सेंटेंस ये मेरा भले गलत होगा। प्रेजेंट टेंस वाले जानते होंगे क्या यहाँ पे लव्स होना चाहिए था। खैर, अगर मैंने ही लव कॉफी बोल दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इस कार्य का प्रभाव वर्तमान में वो अभी भी कॉफी पीता है। पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, वो कॉफी पीता था, अब नहीं पीता है। मैं क्या बोलूंगा? ही लव्ड कॉफी। मैं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा। और क्या भाई तो पसंद करता था? कॉफी पीना। तो मैंने क्या किया? क्या सीधा मैंने कॉफी लिख दिया। ऐसे यहां पे मैं अपनी क्लासेस शाम को लेता था, यानी कि शाम को मैं पढ़ता था परंतु अब नहीं पढ़ता हूं। अगर अभी भी पढ़ता हूं तो उसके लिए मैंने प्रेजेंट टेंस में सिखाया हुआ है। अब पढ़ता था, वर्तमान में नहीं पढ़ता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा? आए, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब वास्तव में फिर क्लास को लेने की बात होती है तो आप यूज करते हैं टेक। तो आई टेक। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इस कार्य का प्रभाव नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक। तो मैंने यहां पे देखिए क्या यूज किया हुआ? आई टुक। तो मैं क्या लेता था भाई? मेरी क्लासेस, माय क्लासेस। कब लेता था? शाम को, इन द इवनिंग। तो देखिए स्टेप वाइज स्टेप आपको बस इस रूल को फॉलो करना है और आप पाएंगे कि धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके अब आपकी इंग्लिश पहले से ज्यादा बेहतर होगी। सो आई टुक माई क्लासेस इन द इवनिंग। मैं अपनी क्लासेस शाम को लिया करता था। ये टुक ही बता रहा है। देखिए टुक का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैंने बोल दिया आई टेक माई क्लासेस इन द इवनिंग तो मैं अपनी क्लासेस शाम को लेता हूं, यानी अभी भी वो उस कार्य का प्रभाव है, अभी भी अटेंड करता हूं। बट आई टुक मतलब मैंने क्लास लिया। ओके एवरीवन। अब देखिए यू आस्क क्वेश्चंस डेली। अब तुम प्रतिदिन प्रश्न पूछते थे। अब यहां पे हम कैसे बोलेंगे? तुम मतलब यू। अब फिर क्या करना? काम कर। यू आस्क पूछते थे, मुझे वर्तमान में इसका प्रभाव नहीं दिखाना है। अब नहीं पूछते, पहले पूछते थे। सो यू आस्क क्वेश्चंस डेली। तुम प्रतिदिन प्रश्न पूछते थे। प्लस और बेटा आपको यहां पे क्या ध्यान देना है? जैसे कि मैंने कहा था, यहां पे एक सेंस आपको और निकलेगा कि अगर कोई काम आप इस सेंस में बोलना चाहते हैं कि वो काम जो हो रहा था पास्ट टेंस में कंप्लीटली खत्म हो गया, प्लस वर्तमान में उसका कोई प्रभाव नहीं है, तब भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? तब भी आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखिए अगर मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ था प्रेजेंट टेंस में, जिन बच्चों ने वीडियो देखा था उनके लिए मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग भी समझिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए अब है क्या कि आपके स्कूल के लंच की बेल लगी, आप लंच करना स्टार्ट करते हैं और आपने लंच फिनिश कर लिया, लेकिन अभी लंच की बेल लगी नहीं, यानी कि लंच का जो दौरान, लंच का जो टाइम है अभी भी चल रहा है। तब देखिए भले ही आपका लंच क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है, लेकिन ये कार्य अभी आपका पास्ट में नहीं गया है क्योंकि लंच का समय चल रहा है। तो वहां पे आप बोलेंगे या कोई आपसे आएगा तो पूछेगा हैव यू फिनिश्ड योर लंच, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव फिनिश्ड माई लंच। हैज हैव क्यों लगा रहे? क्योंकि अभी लंच का वक्त चल रहा है। ओके एवरीवन। लेकिन वहीं पर अब दूसरी स्थिति आप जरा ध्यान से समझिए कि अब आप लंच कर रहे थे, अब हुआ क्या कि लंच आपने फिनिश भी कर लिया और लंच की बेल भी लग चुकी है, यानी कि जो लंच का समय था वो समाप्त हो चुका। अब अगली क्लास चलने की बारी आती है। अब आपके जो टीचर आए हैं, अगर उन्हें इंग्लिश का वास्तव में नॉलेज है तो अब आपसे वो क्या पूछेंगे? हैव यू फिनिश्ड लंच नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि लंच का वक्त समाप्त हो चुका है, अब वक्त आगे बढ़ गया है। अब वास्तव में वो उन्हें क्या पूछना चाहिए? डिड यू फिनिश योर लंच। अब यहां पे आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि अभी हम देखें अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं ना, उत्तर पे आते हैं, आंसर पे आते हैं। अब आप यहां पे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई फिनिश्ड। पहले आई लगाएंगे क्योंकि आपकी बात हो रही है। अब आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। सेकेंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने लंच को फिनिश कर लिया है, समाप्त कर लिया है और उसका समय भी क्या हो चुका है? जा चुका है। तो आप क्या बोलेंगे? आई फिनिश्ड माई लंच। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यही बात आपको विशेष ध्यान देना। आप यहां पे भी देखिए, जैसे कि अब मैंने यहां पे देखा कि मान लीजिए अब आप अपनी हैबिट की बात ना करके अपने किसी काम के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 ले ली कि अब आपको क्या करना था? क्लासेस अटेंड करनी थी। अब कोई आपकी क्लास का टाइम था शाम को आपका टाइम क्या था? 7 to 8।
ओके एवरीवन। अब हुआ क्या कि उस समय आपको क्लास लेनी थी, आपने क्लास लिया। अब होगा क्या कि अब 8 बज चुके हैं, 8:10 मान लीजिए हो गया है। अब आपकी मदर आई, आपकी मदर आपसे पूछेगी कि बेटा आपने क्लास लिया कि नहीं लिया। अगर अब आप इसका आंसर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो ध्यान से देखिए, आपका वास्तव में समय था 7 से 8 क्लास लेने का। अब 8 के बाद का समय हो गया है, यानी कि क्लास का समय वास्तव में समाप्त हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट में उसका प्रभाव क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आप अपनी मदर से क्या बोलेंगे, यस मम्मा आई टुक माई क्लासेस, मैंने अपनी क्लासेस अटेंड कर ली है। अब वो बच्चे जो आ ई एक प्लस है का साउंड यूज करते हैं तो उनके लिए देखिए दिक्कत हो जाएगी ना, वो कहेंगे सर ये सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, बट नहीं, आपको भी यही स्थिति तो देखनी है, यही से आपको कंफ्यूजन समाप्त होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अब हुआ क्या, किसी वजह से आपका जो टाइमिंग था वो 7 to 8 था, लेकिन अब आप हुआ क्या कि आपकी मॉम आती है और आपसे 6:40 पे क्वेश्चन पूछती है। अब आप सोचिए कि अगर आपकी मदर ने पूछा बेटा क्या आपने क्लास अटेंड किया, अब चूंकि 7 to 8 का टाइम था, यानी क्लास अटेंड करने का भी वक्त था, अब आप क्या बोलेंगे, अब आप आई टुक नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे आई हैव टेकन, मैंने अपनी क्लास ले ली। हो सकता है क्लास थोड़ा सा पहले समाप्त हो गई हो, या अगर आपने क्लास नहीं लिया है तब आप क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन माई क्लास। ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, इसीलिए मैंने बोला था कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, कोशिश करिए। आई होप अब आपको बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि अभी उस क्लास को लेने का समय था, इसीलिए यहाँ पे हैव से क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, अब 8-10 के बाद अगर आपकी मदर आपसे पूछती, मान लीजिए इंग्लिश से पूछती वो डिड यू, तो आपकी मॉम आपसे हैव लगा करके प्रश्न नहीं पूछती, अगर उन्हें इंग्लिश का नॉलेज होता कि हैव यू टेकन योर क्लास, नहीं, वो क्या पूछती, डिड यू टेक योर क्लास। आपका आंसर क्या होगा, यस आई टुक माई क्लास। क्लास लिया है तो बेटर है, अच्छा क्लास नहीं लिया है तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट टेक माई क्लास। खैर ये नेगेटिव आगे के स्टेप में मैं बात करूंगा। तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एवरीवन, आपको कभी भी कोई भी काम ऐसा हो जो क्या हो चुका हो, कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में फिनिश हो चुका हो, अब उसका प्रभाव प्रेजेंट में ना होकर के पास्ट में चला गया है, तब आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, वहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज मत करिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट परफेक्ट का यूज कहां पे करें। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे सॉरी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अब अगर यही काम आपका कैसा हो, नेगेटिव में हो, तब आप कैसे करेंगे। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बेटा आप एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड, और डिड के बाद जो काम था अब आप उसको लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आपका वाक्य, आपका सेंटेंस अफर्मेटिव था, आप सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब लगा रहे थे और उसका सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, कोई सा भी है, तब आप हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और साथ ही साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज केवल और केवल अफर्मेटिव में करेंगे और कहीं आपको नहीं करेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लगभग अब सारी चीजें अफर्मेटिव जैसी हैं। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल को नेगेटिव में चेंज किया है कि मेरे पिताजी प्रतिदिन या सुबह अखबार नहीं पढ़ते थे। ओके एवरीवन, तो अब यहां मैं क्या बोलूंगा, कौन, सबसे पहले आप क्या ट्रांसलेट करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, कौन का प्रश्न करने पे। तो कौन पढ़ते थे, मेरे पिताजी, तो मैंने माई फादर को ट्रांसलेट कर दिया। अब नहीं पढ़ते थे, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो अब मैं लगाऊंगा डिड। और देखिए अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले जो सेकंड फॉर्म ये बात कर रहा था कि वाक्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं है, अब वही काम कौन करेगा, डिड। डिड लगाने से ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वाक्य का प्रभाव वर्तमान में। ओके एवरीवन, सो डिड नॉट रीड न्यूज पेपर, मेरे पिताजी दिन में वो न्यूज नहीं पढ़ते थे इन द मॉर्निंग। ओके, एक चीज और, अगर आप आदत के संदर्भ में आप इस बात को बोल रहे थे तो आपका ये ठीक है। काम के संदर्भ में आपको अगर ये बोलना है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं, किसी दिन वो सुबह अखबार पढ़ते थे बट किसी पार्टिकुलर डे में उन्होंने नहीं पढ़ा, वो वक्त गुजर चुका है, यानी कि सुबह उन्हें न्यूज पढ़ना चाहिए था। बात समझिएगा, बेसिकली फादर को न्यूज पेपर कब पढ़ना चाहिए था, सुबह पढ़ना चाहिए था, बट वो सुबह नहीं पढ़ी, वो वक्त चला गया।
तो अब आप क्या बोलेंगे कि मेरे पिताजी ने सुबह अखबार नहीं पढ़ा, यानी क्योंकि वो वक्त जा चुका है। तो अब इसको कैसे आप बोलेंगे, माई फादर डिड नॉट रेड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी ने सुबह अखबार नहीं पढ़ा। ओके एवरीवन। अब यहां पे देखिए, मान लीजिए लेकिन अभी सुबह का वक्त है, अभी लगभग 8 बजे हुए, उनके पढ़ने का वक्त था, किसी ने पूछा कि पिताजी ने अखबार पढ़ा, तो डिड लगाएंगे, हैव लगाएंगे, या आप क्या बोलोगे, अभी सुबह का वक्त है, तब आप माई फादर डिड नॉट रीड न्यूज पेपर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, माई फादर हैव नॉट रेड न्यूज पेपर इन द मॉर्निंग। माई फादर हैज नॉट क्यों बोलेंगे, आप हैज नॉट इसलिए बोलेंगे क्योंकि अभी कौन सा वक्त चल रहा है, सुबह का वक्त चल रहा है, आप जिस समय की बात कर रहे हैं। तो आपको ये बात जरूर ध्यान देनी है, वो समय, क्योंकि टेंस मैंने आपको पहले ही बताया, टेंस में हम दो ही चीज की तो बात करते हैं, एक कार्य की और उस कार्य के समय की, और बस इन्हीं दोनों को आपको पूरे फॉर्मेट में फॉलो करना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एमपीटी ये तो सभी में क्या होंगे, सेम होंगे। बदल क्या रहा है, केवल टाइम बदल रहा है और वर्क का उस पर प्रभाव बदल रहा है। तो माई फादर डिड नॉट क्या बता रहे हैं कि अब वर्तमान में उसका प्रभाव नहीं है, और प्लस वो पढ़ने का वक्त भी क्या हो गया है, चला गया है। ऐसे ही आगे देखिए, दे डिड नॉट हेल्प द नीडी, उन्होंने निडी की मदद नहीं किया, इस संदर्भ में बोलेंगे तो ये सेंटेंस होगा। या दूसरा हम क्या बोलना चाहते हो कि वो निडी की यानी आवश्यकता जिनको होती थी उनकी मदद नहीं करते थे, आप दोनों सेंस में क्या करेंगे, ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। कौन, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, डिड क्या बताएगा कि वो काम पास्ट में है, फिर नॉट वो नहीं हुआ, और देखिए हेल्प वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने इस्तेमाल किया, फर्स्ट फॉर्म, और किसकी मदद नहीं करते थे, ऑल द नीडी, तो मैंने ऑल द नीडी लगा दिया। ओके एवरीवन, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है, दे डिड नॉट हेल्प ऑल द नीडी, वो नीडी की मदद नहीं करते थे। प्लस अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें, इसमें हम किसी की आदत की बात ना करके उनके कार्य की बात करें, तब यहाँ पे मतलब क्या आएगा कि वो जो नीडी थे उनकी मदद उन्होंने नहीं किया। इसमें एक सिचुएशन में आपको बताता हूं, मान लीजिए हो सकता है कोई जो है टाइम रहा हो, वहां पे कोई नीडी लोग आए रहे हो जिनमें उन लोगों को मदद करना चाहिए था, परंतु अब हुआ क्या कि वो लोग जो लोग मदद मांगने के लिए आए थे, किसी नेता लोग मान लीजिए रहे हो, कोई लीडर्स रहे हो, और उन्होंने उन आवश्यक जो लोग आए थे नीडी लोग उनकी मदद नहीं किया, वो लोग घर वापस चले गए, ऑफिस से कार्य बंद हो गया, यानी कि काम जो मदद करने का जो वक्त था वो वक्त चला गया है, उस वक्त में मदद नहीं की जा सकी जिस वक्त में मदद करना चाहिए था। तो यानी अब प्रभाव कहां चला गया, पास्ट में चला गया, तब आप क्या बोलेंगे, दे डिड नॉट हेल्प ऑल द नीडी। ओके एवरीवन, लेकिन इस तरह एक स्थिति फिर से समझिए, अब मान लीजिए कोई ऑफिस था, ठीक है, मान लीजिए वो ऑफिस क्या था, 10 to 4 था, और 10 to 4 में क्या होना था, ये लोग आए थे ऑफिस में किसी से मदद मांगने के लिए, वहां के जो लीडर थे, वहां के एमएलए थे मान लीजिए, समझने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए ये नीडी बेचारे लोग आए, लेकिन नेताजी ने क्या किया, मदद नहीं किया। अब है कि अभी 10 to 4 का टाइम है, अभी भी ये लोग नीडी लोग बाहर है, या अभी भी समय है, पॉसिबल है। अब अगर 10 से 4 के बीच में कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, दे हैव नॉट हेल्प्ड, क्या बोलेंगे, दे हैव नॉट हेल्प्ड ऑल द नीडी, उन्होंने उन लोगों की मदद नहीं की। अब हैव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी वक्त है, क्योंकि 10 to 4 के बीच में ही उनकी मदद की जा सकती थी, बात समझ में आई। लेकिन अब समय अगर 4 बजे के बाद का हो गया, तब आपका सेंटेंस क्या बनेगा, दे डिड नॉट हेल्प। ओके एवरीवन, आई होप अब मेरी बातें आपको और अच्छे समझ में आने लग गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहां पे सिंपली मैं किसी की आदत की बात कर रहा हूं, ही डिड नॉट लव कॉफी, उसे वह कॉफी पसंद नहीं करता था। यहां मैं किसी आदत की बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट, फिर लगाऊंगा डिड। डिड क्या बताएगा कि काम का प्रभाव वर्तमान में नहीं है, और नॉट क्या बताएगा वो काम नहीं हुआ पीते हुए समय में। लव द कॉफी, लव हो गया वर्ब, कॉफी हो गया ऑब्जेक्ट, सो ही डिड नॉट लव द कॉफी, यानी कि वो कॉफी पसंद नहीं करता था। ओके, या उसने कॉफी पसंद नहीं किया। हुआ क्या, अच्छा दूसरी सिचुएशन में देखिए, हैबिट के हिसाब से ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, किसी पार्टी में क्या हुई, कॉफी आई। अब जब वो पार्टी चल रही थी, तो पार्टी के दौरान आपने चाय पिया और कॉफी पिया, और कॉफी आपको पसंद नहीं है,
या फिर किसी के बारे में आप बोलना चाहते हैं कि उसे कॉफी पसंद नहीं आई। पार्टी अभी चल रही है, अब देखिए आप कैसे बोलेंगे, तब आप बोलेंगे ही हैज नॉट लाइक्ड द कॉफी, ही हैज नॉट लाइक्ड द कॉफी। लेकिन अगर यहीं पर अब पार्टी का टाइम खत्म हो चुका है, पार्टी फिनिश्ड, अब आप ही हैज नॉट नहीं बोलेंगे, अब आप क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट लाइक द कॉफी। जो बच्चे अभी तक सेशन में जुड़े हैं, अब मेरे ख्याल से अब उनका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इस टॉपिक पे क्लियर होता जा रहा होगा। इसलिए मैंने कहा था बस पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जिस लेवल से बेटा मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल एडवांस है, बिल्कुल प्रो लेवल है। अगर आप इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ेंगे तो सिंपली आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आगे चलते हैं फिर। आई डिड नॉट टेक माई क्लास इन द इवनिंग, मैंने अपनी क्लास शाम को नहीं लिया। बस दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट टेक माई क्लास इन द इवनिंग, मैं अपनी क्लास को शाम को नहीं लेता था। अगर आप शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल ये आ जाएगा, और प्लस अगर आप कार्य के प्रभाव के हिसाब से बात करेंगे तब क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट टेक, यानी कि जो टाइम लेने का था क्लास, उस टाइम पे आपने क्लास को अटेंड नहीं किया, और ये रिस्पॉन्स वो समय खत्म हो जाने के बाद आप दे रहे हैं। ओके एवरीवन, अगर आप 7 to 8 मिनट सपोज की आप की क्लास की टाइमिंग थी, अब हुआ क्या कि नेटवर्क की इशू की वजह से आपकी क्लास 7:30 पे ब्रेक हो गई। आप नीचे अपने रूम में जाते हैं तो आप पेरेंट्स से क्या बताएंगे, आई हैव नॉट टेकन माई क्लास, मैंने अपनी क्लास को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आप हैव का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी क्लास का टाइम चल रहा है। ओके एवरीवन, बट अगर यही रिपोर्टिंग आप 8 बजे की बात करेंगे तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट। ओके एवरीवन, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, यू डिड नॉट आस्क क्वेश्चन डेली, यानी कि तुम प्रश्न नहीं पूछते थे। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी की क्या बात करें, किसी की हैबिट की बात कर रहे हैं, तब हम क्या बोलेंगे, और उसका प्रभाव वर्तमान में ना हो तो यू सबसे पहले, फिर डिड क्या बताएगा कि अब कार्य का प्रभाव वर्तमान में नहीं है, पास्ट में जा चुका है, नहीं पूछते थे, यू डिड नॉट आस्क क्वेश्चन डेली। डेली यहाँ क्या बता रहे हैं, डेली का मतलब ये है कि यहाँ पर रूटीन की बात हो रही है, तो इसे आप पास्ट यानी काम के कंप्लीट होने के सेंस में यूज नहीं करेंगे, केवल हैबिट के सेंस में यूज करेंगे, रूटीन के सेंस में यूज करेंगे। यू डिड नॉट आस्क क्वेश्चन डेली, तुम डेली प्रश्न नहीं पूछते थे। ओके एवरीवन, आई होप नेगेटिव अब आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबी वीडियो भी ना हो, इसलिए अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी और मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, वहां पे ये टॉपिक्स आपके और क्लियर होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात करें हम इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव जो बच्चे मेरे पार्ट 2 और पार्ट 1 को देखें, अब आपका और इजी हो जाएगा। तो देखिए अब अगर आप किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, सॉरी, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब सिंपली आपका फॉर्मेट क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब डिड को आप बिल्कुल शुरू में लगा दें, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट जिससे काम की बात हो रही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे और फिर लगा देंगे एनपीटी। बस इतना ध्यान देना, हमें थोड़ा सा हम स्पीड से आगे चलेंगे क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन करना है। सो डिड माई फादर नॉट रेड द न्यूज़पेपर डेली, क्या मेरे पिताजी अखबार डेली नहीं पढ़ते थे, या फिर क्या मेरे पिताजी ने अखबार नहीं पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप रूटीन की बात करेंगे तो रूटीन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस बीते हुए समय में किसी काम की से रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे तो वो प्रश्न बन जाएगा। ओके ना, सेकंड में देखिए हमने वही किया है। हाँ, ध्यान क्या देना कि नॉट हमेशा कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद है। फिर डिड दे हेल्प ऑल द नीडी, डिड का मतलब क्या हुआ भाई, काम का प्रभाव पास्ट में था, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस काम के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जो बीते हुए समय में होना चाहिए था, फिर वो उस समय में हुआ कि नहीं हुआ। सो डिड दे हेल्प ऑल द नीडी, तो डिड दे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑल द नीडी। ओके, सिंपली यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डिड ही लव द कॉफी, क्या वो कॉफी पसंद करता था, या क्या उसने कॉफी पसंद किया, यानी कि आपने पार्टी में कॉफी भेजा था, बाद में पार्टी खत्म होने के बाद ये रिपोर्ट ली गई, क्या उस व्यक्ति ने कॉफी को पसंद किया, तो आप क्या बोलेंगे, डिड ही। बट पार्टी चल रही है, तब आपको इंक्वायरी करना होता, तब आप क्या पूछते, तो आप पूछते हैज ही लाइक्ड, आप क्या बोलते, हैज ही लाइक्ड कॉफी। ओके एवरीवन, अब हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसी के डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। अब देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में देखिए आपका सारा का सारा फॉर्मेट सिंपल इंट्रोगेटिव जैसा ही होगा स्टूडेंट्स। बस आपको क्या ध्यान देना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आपको बिल्कुल शुरुआत में लगाना होगा। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये फॉर्मेट आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एमपीटी। यानी बिल्कुल सिंपल इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट है। बस जो भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा उसको बिल्कुल शुरुआत में आप लगा देंगे। When did my father not read the newspaper? मैंने यहाँ पे क्या किया है, कब नहीं पढ़ा, मैंने कब को बोलते हैं when, मैंने यहाँ पे when लगा दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाए कि उन लोगों ने, जो नीडी लोग थे, उनकी मदद क्यों नहीं किया या क्यों नहीं करते थे, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, तो मैंने वाई लिख दिया। फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड क्या बताएगा, डिड बताएगा पास्ट टाइम के बारे में। फिर दे हेल्प ऑल द डिड। ओके एवरीवन। अब यहां पे भी देखिए, वो कॉफी क्यों नहीं पसंद करता था या फिर उसने कॉफी पसंद क्यों नहीं किया, तो दोनों सीन मैंने आपको बता चुका हूं। अगर आप किसी के रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की हैबिट के बारे में, तब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि भाई वो कॉफी क्यों नहीं पसंद करता था, क्या कारण है। सो वाई, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड एमपीटी। और उसने कॉफी क्यों नहीं पसंद किया, शायद कोई कारण रहा होगा, शायद उसमें कॉफी में जो शुगर था वो कम रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, कोई भी कारण नहीं, कॉफी अच्छी नहीं बनी होगी, क्योंकि कुछ भी कारण हो सकता है। तो वहां पे क्या आप पूछेंगे, वाई डिड ही लव कॉफी, उसने कॉफी को पसंद क्यों किया, या वाई ही डिड नॉट लव कॉफी, उसने कॉफी को पसंद क्यों किया। ओके एवरीवन। नेक्स्ट यहां पे देखिए, वाई डिड ही टेक माई क्लासेस इन द इवनिंग, वाई डिड ही टेक, यहां पे हिज हो जाएगा, ये थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है। वो अपनी क्लासेस शाम को क्यों लेता था, मतलब भाई वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीते हुए समय की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ, कैसे लेता था, तो हाउ डिड ही टेक हिज क्लासेस इन द इवनिंग, वह अपनी क्लासेस शाम को कैसे लेता था। यानी कि वर्तमान की मैं बात ना करूं, मैं पास्ट की बात करूंगा तो वही फॉर्मेट होगा, पहले हाउ यानी कैसे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर आप पूरे ऊपर के फॉर्मेट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बेटा ऑलरेडी मैं आपको अफर्मेटिव नेगेटिव बता चुका हूं, वही पूरा बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बस आपको ध्यान क्या देना है कि अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो जो भी डबल इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो बिल्कुल शुरू में लग जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। अब अगर उसके बाद आपको क्या लगाएंगे, उसके बाद आप लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट एंड सो ऑन। ओके, जैसे लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाई डिड यू आस्क क्वेश्चन डेली, तुम डेली प्रश्न क्यों पूछते थे, यानी पास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, क्यों पूछते थे, क्यों को बोलते हैं क्या, वाई, मैंने वाई लिखा। अब हम क्या लगाएंगे, डिड। डिड क्या बताएगा, किसी भी काम के पास्ट होने की बात करेगा, प्लस अब सब्जेक्ट मैं तुम्हारी बात कर रहा था तो मैंने यू लगा दिया, फिर मैंने लगाया वर्ब, और क्या, फिर क्या पूछते थे, क्वेश्चन, फिर एंड में टाइम डेली। ओके एवरीवन। सो आई होप ये टेंस आपको अच्छे समझ में आया होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब चूंकि सेशन लगभग 36 मिनट का हो रहा है, अब मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को बेटा यहीं पे ब्रेक करते हैं। पास्ट परफेक्ट, अभी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो बेटा अगली वीडियो का वेट करिए। अगली वीडियो यानी पास्ट परफेक्ट की वीडियो देखने के बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इन दोनों पार्ट से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे बच्चों को लगभग परेशान करते हैं हर प्रकार के एग्जाम में। ओके, तो अपने उस वीडियो में मैं बात करूंगा पास्ट परफेक्ट के बारे में और बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है, वो कौन सी बात है जिसके बेसिस पे आप पास्ट इंडिफरेंट और पास्ट परफेक्ट को डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाए। आई होप आज का सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अगर कहीं भी कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो वो बताइएगा। समझ में आया तो आप बिल्कुल अप्रिशिएट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे कंटेंट में आप नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेकर के आऊं। और यस, आप प्रॉमिस करिए कि आप डेफिनेटली इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे कि आपके माध्यम से कई और सारे बच्चे इस वीडियो को देख पाए और एक नए तरीके से अपने इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव कर पाए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने हम नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।